अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 लिक्विड्स एंड सॉलिड्स स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में आपके पास दो पोर्शन है, एक पोर्शन है लिक्विड्स और दूसरा पोर्शन है सॉलिड्स। तो हाफ चैप्टर लिक्विड्स पर मुश्तमिल है और हाफ चैप्टर सॉलिड्स पर मुश्तमिल है। मैटर की स्टेट्स में ये चारों नाम आते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एंड प्लाज्मा। इन सब में डिफरेंस क्या होता है? फोर्सेस का डिफरेंस होता है जो इनके पार्टिकल्स में मौजूद होती हैं। लिक्विड्स की बात की जाए तो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सॉलिड से बनिस्बतन ज़्यादा होता है, जबकि गैस के मुकाबले में कम होता है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर देखी जाएं तो गैस के रिस्पेक्ट से लिक्विड्स में स्ट्रॉन्गर होती हैं, लेकिन सॉलिड से वीकर होती हैं। इनका डेफिनेट जो है वॉल्यूम होता है और इनडेफिनेट शेप होती है। तो लिक्विड्स के अंदर बेसिकली दो तरह की फोर्सेस हम देखते हैं, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और दूसरी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं जो किसी भी सब्सटेंस में मौजूद मॉलिक्यूल्स के सेपरेट मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती हैं। यानी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेपरेट मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस और कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और इन फोर्सेस को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है वॉन डर वाल फोर्सेस। इन फोर्सेस की बात की जाए तो ये कब डेवलप होती हैं? किसी भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स में, हर किस्म के एटम्स और मॉलिक्यूल्स में ये फोर्सेस डेवलप होती हैं जब वो एक दूसरे के क्लोज विसिनिटी में आते हैं। लाइक आप देख सकते हैं इस वक्त HCl का एक मॉलिक्यूल है और दूसरा भी HCl का मॉलिक्यूल है। इनके दरमियान जो आपस में फोर्स है दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव होता है और क्लोरो ग्रुप पार्शियल नेगेटिव होता है। एक के नेगेटिव ने दूसरे के पॉजिटिव को एक फोर्स के तहत जोड़ा हुआ है, तो ये फोर्स आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहलाती है जो दो सेपरेट मॉलिक्यूल्स के दरमियान डेवलप हो रही है। ये फोर्सेस दो सेपरेट मॉलिक्यूल्स के दरमियान डेवलप होती हैं, तो इनका कोई रिलेशन वैलेंस इलेक्ट्रॉन से नहीं होता। और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस का अगर मुकाबला आप इंट्रा से करें तो ये वीक होती हैं। दूसरा, जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं सब्सटेंसेस की, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह आ जाते हैं, ये सब फोर्सेस की स्ट्रेंथ पर बेस करते हैं। तो दैट इज़ द मेन फैक्टर हेयर। तो जितनी वीक होंगी या जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उसके हिसाब से ही आपके सब्सटेंस का मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट कम या ज़्यादा होगा। सेकेंडली, इसमें जो एग्जांपल्स हम स्टडी करेंगे, डायपोल डायपोल फोर्सेस, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, जो आगे हम नेक्स्ट में डिटेल में देखेंगे। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कुछ फीचर्स थे। अब इसके बरक्स जो फोर्सेस हैं उन्हें हम इंट्रामॉलिक्यूलर कहते हैं। इंट्रा कहते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स के दरमियान फोर्सेस पाई जाती हैं। ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल और कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये फोर्सेस बेसिकली आप देखते हैं आयनिक बॉन्ड की सूरत में, कोवेलेंट बॉन्ड की सूरत में, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की सूरत में, जिसे हम इंट्रा मानते हैं। यानी आपके पास जैसे अभी हमने HCl के मॉलिक्यूल को स्टडी किया, तो इस मॉलिक्यूल में हमने दो सेपरेट के दरमियान जो फोर्स देखी वो तो इंटर थी। लेकिन अगर आप HCl में मौजूद ये हाइड्रोजन और क्लोरो के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है दैट इज़ अ बॉन्ड, दैट इज़ कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये जो बॉन्ड है जो हाइड्रोजन और क्लोरो के दरमियान बना है एक मॉलिक्यूल में विद इन द एटम्स जो बॉन्ड बना है दैट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर तो सेपरेट के दरमियान है, इंट्रा विद इन द मॉलिक्यूल है, तो ऐसी फोर्सेस को इंट्रा कहते हैं। अब इनका कोई रिलेशन नहीं होता फिजिकल प्रॉपर्टीज से और ना ही वैलेंस। आपके पास जनरली बात करें तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कंसर्निंग होती हैं, यानी हाइड्रोजन की जितनी वैलेंसी होगी, क्लोरो की जितनी वैलेंसी होगी, उसके हिसाब से ये बॉन्ड्स बनाएंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इसका ताल्लुक है। सेकेंडली, ये स्ट्रॉन्गर फोर्सेस होती हैं बनिस्बत उन फोर्सेस के जो सेपरेट के दरमियान मौजूद हैं, इसीलिए तो हम इसे कंप्लीट बॉन्ड की सूरत में शो नहीं करते, जबकि इंट्रा को कंप्लीट बॉन्ड की सूरत में शो किया जाता है। तो यहाँ से आपके पास क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वाई इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो आप उसमें HCl की एग्जांपल कोट कर सकते हैं कि HCl में कोवेलेंट बॉन्ड है हाइड्रोजन और क्लोरो के दरमियान और बोथ एटम्स जो है अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर रहे हैं और टुगेदर ही रहते हैं और स्ट्रॉन्ग लिंकेज बनाते हैं। जब हम यही लिंकेज इंटरमॉलिक्यूलर की टर्म्स में देखेंगे तो एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस की एसोसिएशन है कि एक का पॉजिटिव एंड दूसरे के नेगेटिव के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के तहत जुड़ा हुआ है। तो ये फोर्सेस बनती भी रहती हैं और बिगड़ती भी रहती हैं। तो इसीलिए इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, ये लिंकेज वीक होता है बनिस्बत इंट्रा के जो स्ट्रॉन्ग है और पावरफुल है। तो ये आपके पास अगर डिफरेंस पूछ लिया जाए कि इंटर और इंट्रा मॉलिक्यूलर में फ़र्क क्या है, तो आप कंपैरिजंस में लिख सकते हैं पॉइंट्स। अब हम
जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की टाइप्स को फर्दर स्टडी करेंगे, जिन्हें हम वॉन डर वाल फोर्सेस का नाम भी देते हैं। ये जो बेसिकली फोर्सेस हैं, 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं: डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, आयन डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस एंड इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस या लंदन फोर्सेस इन्हें कहा जाता है। तो वन बाय वन हम इन्हें देखेंगे। पहली है जी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस में आप देख सकते हैं कि एक पोर्शन को येलो से हाईलाइट किया गया और दूसरे पोर्शन को ब्लू से हाईलाइट किया गया है। तो आपने जहन में रखना है कि डैश के एक तरफ आपको एक मॉलिक्यूल की नेचर मिल रही है और दूसरी तरफ दूसरे मॉलिक्यूल की नेचर मिल रही है, और दो मॉलिक्यूल्स इन नेचर के साथ हमारे पास जो फोर्सेस बना रहे हैं उन्हें हम डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कह रहे हैं। तो ये फोर्सेस होती क्या हैं? डाइपोल का क्या मतलब है? डाइपोल का मतलब होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल पर, लेट्स सपोज ये आप HCl देख रहे हैं, इसके एक हिस्से पर आपको पॉजिटिव सेंटर हाइड्रोजन नज़र आ रहा है और दूसरी तरफ नेगेटिव सेंटर नज़र आ रहा है। तो हम इस मॉलिक्यूल को कहेंगे कि ये एक डाइपोल है, क्योंकि इसमें दो पोल्स क्रिएट हो रहे हैं। नॉर्मली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कोई पोल नहीं होता, वो इस तरह से आपको दिखाई देते हैं कि सेंटर में आप पॉजिटिव न्यूक्लियस मिलेगा और इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स का जाल मिलेगा। तो इधर हम ये नहीं कह सकते कि ये पोलर है, ये नॉन पोलर होता है। तो अगर इस तरह से पोलैरिटी आ जाए तो हम किसी भी मॉलिक्यूल में ये नेचर हो तो वो डाइपोल कहलाता है। तो लेट्स सी कि ये फोर्सेस क्या कहती हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस विच आर डेवलप्ड व्हेन अ नेगेटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द अदर मॉलिक्यूल, उसे हम डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। यानी एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड जब दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड के साथ फोर्स डेवलप करता है, दैट फोर्स इज डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। क्योंकि दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं, पहला मॉलिक्यूल भी डाइपोल है, जिसके साथ वो अगली मॉलिक्यूल के साथ वो बॉन्ड बना रहा है वो भी डाइपोल है। तो दो डाइपोल नेचर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स होगी वो हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कह सकते हैं उसे, या डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कह सकते हैं। तो HCl में जो दो डिफरेंट एटम्स हैं इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क है, यानी हर एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एक सलाहियत होती है जिसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। तो क्लोरीन ज़्यादा पावरफुल होता है इलेक्ट्रॉन खींचने में, तो इसीलिए ये पार्शियली नेगेटिव है और हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव है। तो इसी वजह से इस बॉन्ड में हम देख सकते हैं कि पोलैरिटी आ गई है। इस बॉन्ड को आप पोलर बॉन्ड कहेंगे और मॉलिक्यूल बाय नेचर क्या कहलाएगा? डाइपोल। तो जब इस तरह के मॉलिक्यूल्स एक ही लाइन में एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये बॉन्डिंग बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपके पास ये अलाइनमेंट परफेक्ट नहीं होती, क्योंकि मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं। तो इस तरह ये बनती भी रहती हैं और बिगड़ती भी रहती हैं। ये फोर्सेस जो हैं ये तमाम पोलर मॉलिक्यूल्स में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस पाई जाती हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखना है। दूसरा, इस फोर्सेस का अगर आप किसी कोवेलेंट बॉन्ड से मुकाबला करें तो 1% इनका जो है इफ़ेक्ट शो होगा। तो 1% ये इफेक्टिव हैं बनस्बत कोवेलेंट बॉन्ड के। तो आप इसको डिफाइन करेंगे, आप एग्जांपल बताएंगे किस तरह के मॉलिक्यूल्स में ये मौजूद हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स में कितनी % इफेक्टिवनेस है, तो ये आप मेंशन करेंगे। अब किन फैक्टर्स पर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस डिपेंड करती हैं? दो फैक्टर्स हैं जिन पर स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस का इन्हिसार है। पहला फैक्टर है जी डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। जब आपके पास दो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क कितना कम है या कितना ज़्यादा है, ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस पर असरअंदाज होता है। लाइक अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसी भी दो एटम्स के दरमियान ज़्यादा है तो वो बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा, और अगर वो पोलर होगा तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और वो अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो हम कह सकते हैं कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ज़्यादा पोलैरिटी, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो यही बिहेवियर आप ऑपोजिट देखेंगे कि अगर कम डिफरेंस है तो पोलैरिटी भी कम और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस वीक होंगी। सो ये एक फैक्टर आ गया। सेकंड फैक्टर होता है डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। जितना डिस्टेंस मॉलिक्यूल्स के दरमियान बढ़ा देंगे उतनी ही फोर्सेस वीक हो जाएंगी डाइपोल डाइपोल, और जितना आपके पास डिस्टेंस कम होगा उतनी ही फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी। इस चीज़ को आप गैसेस और लिक्विड की टर्म्स में समझ सकते हैं कि गैस में मॉलिक्यूल्स बहुत वाइडली सेपरेटेड होते हैं और उनके अंदर फोर्सेस वीक होती हैं, जबकि लिक्विड्स के अंदर यही मॉलिक्यूल्स क्लोज विसिनिटी में होते हैं और फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं। लाइक आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं क्लोरोफॉर्म की। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3। तो ये कार्बन के साथ 3 क्लोरीन के पार्शियल नेगेटिव एंड्स जुड़े हुए हैं और कार्बन खुद पार्शियल पॉजिटिव है, हाइड्रोजन भी पार्शियल पॉजिटिव है। ये क्लोरो ग्रुप्स ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव थे तो इसीलिए इन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया है और इसके साथ बाकी दोनों पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है। अब इसी तरह का एक और नेक्स्ट क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल
पहले वाले के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो पहला क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल है ये एक डायपोल है और ये अपने पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ लिंक करता हुआ नेक्स्ट मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड के साथ बॉन्ड बना रहा है। क्योंकि एक डायपोल दूसरे डायपोल के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, तो इसीलिए हम इसमें जो फोर्सेस स्टडी करेंगे दैट इज़ डायपोल डायपोल फोर्सेस, और इस मॉलिक्यूल का नाम है क्लोरोफॉर्म। इफेक्ट क्या होता है डायपोल डायपोल फोर्सेस का फिजिकल पैरामीटर्स पर? जैसा कि आपको पहले भी बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से बड़ा गहरा ताल्लुक है। इसमें मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, तो इसमें स्ट्रेंथ बहुत मैटर करती है कि अगर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं तो तमाम थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ जिनमें टेम्परेचर से रिलेट करने वाली मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, तो या वेपराइजेशन का फिनोमेना या सब्लिमेशन का फिनोमेना आ जाता है, तो ये सब वैल्यूज़ बढ़ जाती हैं। क्योंकि फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी तो आपके पास बॉइलिंग भी देर से होगी, मेल्टिंग भी देर से होगी, वेपराइजेशन भी जल्दी नहीं होगी और सब्लिमेशन भी जल्दी नहीं होगी। तो इस तरह से इनका इफेक्ट होता है। तो ये हैं डायपोल डायपोल फोर्सेस। अगर शॉर्ट में पूछ ले तब भी आप लिख सकते हैं, अगर नोट देते तो दैन आप सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड हमारे पास फोर्सेस आती हैं वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस या डिबाई फोर्सेस भी इन्हें कहते हैं। तो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल में आप देख सकते हैं कि डैश से पहले एक मॉलिक्यूल की नेचर है जो कि डायपोल है, और डैश के बाद जो नेचर है वो सेकंड मॉलिक्यूल की है जिसमें लिखा हुआ है जी इंड्यूस्ड डायपोल। इंड्यूस कहते हैं कि किसी में ऑलरेडी कोई चीज़ नहीं है, किसी फैक्टर ने उसमें आपके पास वो प्रॉपर्टी प्रोड्यूस कर दी, तो उसे कहते हैं इंड्यूस करना यानी माइल करना। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन परमानेंट डायपोल ऑफ वन मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल जो ऑलरेडी डायपोल है, एंड इंड्यूस डायपोल ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसमें पोलैरिटी इंड्यूस की गई है, थी नहीं लेकिन हालात ने पैदा कर दी। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होंगी वो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस कहलाएंगी। यहीं से हम ये बात समझ सकते हैं कि डायपोल वाला मॉलिक्यूल तो पोलर होगा क्योंकि उसमें पोल्स हैं, लेकिन जो डायपोल इंड्यूस वाला मॉलिक्यूल है वो पोलर नहीं है, वो नॉन पोलर था, उसमें पोलैरिटी लाई गई। तो इसीलिए ये फोर्सेस हमें मिक्सचर में मिलती हैं, और ऐसा मिक्सचर जिसमें पोलर और नॉन पोलर दोनों तरह के मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा जनरली अगर हम देखें तो इस मिक्सचर में पॉजिटिव, अगर हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें पोलर और नॉन पोलर दोनों हैं, तो पॉजिटिव एंड पोलर का नेक्स्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के तहत खींचेगा। तो ऐसे में जो डायपोल आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल में इंड्यूस होगा तो उसे हम इन डायपोल नहीं कहेंगे, उसे हम इंड्यूस्ड डायपोल कहेंगे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल एंड इंड्यूस्ड डायपोल इज कॉल्ड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स या डिबाय फोर्स। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए आप डायग्राम देख सकते हैं कि पहले ये जो मॉलिक्यूल की जो बिहेवियर शो किया गया है दैट इज़ पॉजिटिव नेगेटिव एंड वाला मॉलिक्यूल है जो कि एक परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल है जिसे आप डायपोल कह सकते हैं, और इसका मुकाबला किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल से हुआ। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल की का बिहेवियर क्या होता है कि इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और हवा में लातादाद इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो इस सिचुएशन को हम पोलर नहीं कहते, नॉन पोलर कहते हैं या सिमेट्रिकल भी कहते हैं। तो जब किसी पोलर मॉलिक्यूल का सामना नॉन पोलर के साथ होता है तो पोलर का नेगेटिव एंड नॉन पोलर के पॉजिटिव को धकेलेगा अपनी तरफ, और नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, यानी एक ही टाइम पर नेगेटिव को रिपेल करेगा और पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से पोलर मॉलिक्यूल की वजह से नॉन पोलर में कुछ हद तक पोलैरिटी आएगी। तो आप नेक्स्ट में देख सकते हैं कि परमानेंट डायपोल तो ऐसे ही था, लेकिन उसकी वजह से दूसरा मॉलिक्यूल अपनी हालत बदल चुका है और अब उसमें भी डायपोल क्रिएट हो चुका है, तो हम उसे इंड्यूस्ड डायपोल कहेंगे। तो नॉन पोलर और पोलर, यानी नॉन पोलर और पोलर के दरमियान जो फोर्स डेवलप हुई उसे हमने डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा, जिसका दूसरा नाम डिबाय फोर्सेस है। क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट आर डिबाय फोर्सेस, तो आप मेंशन करेंगे। थर्ड है जी इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस या लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, दो नाम हैं इसके। अब इंस्टेंटेनियस क्या होता है? किसी लम्हाती फैक्ट को हम इंस्टेंटेनियस कहते हैं, यानी एट एनी इंस्टेंट एट एनी मोमेंट। तो ये फोर्स पहला जो आपको नेचर ऑफ मॉलिक्यूल इस नेम से समझ आएगा कि ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें पोलैरिटी आती तो है लेकिन लम्हाती होती है, परमानेंट नहीं है। इसका मतलब है कि कभी ये मॉलिक्यूल आपके पास पोलर नहीं है, नॉन पोलर है, कभी उसमें पोलैरिटी आती है और कभी चली जाती है। और इंड्यूस डायपोल का बिहेवियर तो आप डिबाय में पढ़ चुके हैं। तो अब इन फोर्स इस तरह के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स होगी वो इंस्टेंटेनियस डायपोल या इंड्यूस डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाएगी।
और दूसरा इसे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस इसलिए कहते हैं कि 1930 में एक जर्मन फिजिस्ट था फ्रिट्ज लंडन, उसने इस फोर्स को सबसे पहले एक्सप्रेस किया और नॉन पोलर हीलियम गैस को स्टडी किया और उसके अंदर पाई जाने वाली लंदन फोर्स को डिस्कवर किया, तो उसके नाम पर इस फोर्स का नाम रखा गया है। अब ये फोर्स कहती क्या है? द मोमेंट्री फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मोमेंट्री इसलिए कह रहे हैं कि हमने भी पढ़ा कि इंस्टेंटेनियस फोर्स है ये, तो लम्हाती, मोमेंट्री लम्हाती के लिए है। द मोमेंट्री फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इंस्टेंटेनियस डायपोल, जो एक मॉलिक्यूल की नेचर है, एंड इंड्यूस्ड डायपोल, जो दूसरे मॉलिक्यूल की नेचर को शो कर रही है। इन दो मॉलिक्यूल्स के दरम्यान जो मोमेंट्री फोर्स डेवलप हो रही है उसे आप इंस्टेंटेनियस डायपोल या इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स कहते हैं, या कलेक्टिवली आप इसे लंदन डिस्पर्शन फोर्स भी कहते हैं। तो ये हमारे पास थर्ड कैटेगरी है। अब इसको समझने के लिए आपको पहले ये जानना है कि ये फोर्सेस तमाम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करती हैं, लाइक हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, नोबल गैसेस हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्सेस डायपोज की वजह से क्रिएट होती हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में डायपोज नहीं होते नॉर्मल कंडीशंस के अंदर, जब तक कोई कंडीशन ऐसी प्रोड्यूस ना की जाए। तो जितने भी नॉन पोलर हैं वो जब एक दूसरे का सामना करेंगे तो उनमें लंदन फोर्सेस डेवलप होती हैं। इसका आप मैकेनिज्म देख सकते हैं कि अगर आपके पास हीलियम का मॉलिक्यूल है और वो नॉन पोलर है, नॉन पोलर का बिहेवियर क्या होगा? जस्ट लाइक दिस, जो आपको ऊपर अभी लंदन डिस्पर्शन में दिखाया कि ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें पॉजिटिव न्यूक्लियस सेंटर में होता है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इसको घेरे हुए है। तो आप ऐसे दो हीलियम के मॉलिक्यूल्स को जब एक दूसरे के करीब लेकर आएंगे तो डेफिनेटली एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। जब दोनों इस तरह के दो मॉलिक्यूल्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे तो क्या होगा कि आपके पास पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, टेम्परेरी डायपोल क्रिएट होगा। लाइक आप समझें कि ये जो आपने शेप अभी देखी है, इसी तरह की ये शेप है दो मॉलिक्यूल्स की, और वो दो मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के आमने सामने आए तो दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को धकेला, पुश किया, तो नेगेटिव एक तरफ चला गया, पॉजिटिव एक तरफ चला गया। तो दोनों मॉलिक्यूल्स की हालत कुछ इस किस्म की होगी कि पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर। तो ये आपके पास जो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का आपस में तसादुम हुआ और उससे टेम्परेरी जो डायपोल उनमें क्रिएट हुए, उसे हम ज़्यादातर नॉर्मली डायपोल तो कहेंगे लेकिन वो इंस्टेंटेनियस डायपोल कहलाएगा। ये एक फैक्टर है जो आप तब देखते हैं जब दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आमने सामने आते हैं तो इंस्टेंटेनियस डायपोल बनाते हैं। अब जैसे ही इंस्टेंटेनियस डायपोल बनेगा तो उसकी विसिनिटी में जितने भी और नॉन पोलर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी आपके पास जो है अपनी अंदर पोलैरिटी इंड्यूस करवाएंगे। यानी हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस डायपोल क्रिएट हुआ उसका पॉजिटिव एंड अपने गिरदोनवा के नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में के पॉजिटिव एंड को धकेलेगा और नेगेटिव एंड को अपनी तरफ खींचेगा, तो पोलैरिटी इनमें इंड्यूस करेगा। तो इंस्टेंटेनियस डायपोल तो नॉन पोलर से बन गए। अब ये अपने गिरदोनवा के मॉलिक्यूल्स में पोलैरिटी जो प्रोड्यूस करेंगे तो हम उन मॉलिक्यूल्स में जो डायपोल देखेंगे वो इंड्यूस डायपोल कहलाएगा। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंस्टेंटेनियस और इंड्यूस डायपोल के दरमियान होती है उसे इंस्टेंटेनियस डायपोल या इंड्यूस डायपोल फोर्स कहते हैं, या कलेक्टिवली लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का नाम देते हैं। ये फोर्सेस आपके पास कुछ लम्हे के लिए बनती हैं। उसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रॉन्स स्टैटिक नहीं होते, दे आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ मोशन, और उस मोशन की वजह से ये फोर्सेस ब्रेक भी होती हैं और रीफॉर्म भी होती हैं। टेम्परेरी डायपोल की अगर बात करें तो ये बहुत जल्दी बिगड़ भी जाती हैं और न्यू डायपोल फिर अपीयर हो जाएगा सम अदर डायरेक्शन। तो ये सिर्फ और सिर्फ मोमेंट की वजह से है। दूसरा, इनकी अकरेंस की बात की जाए तो ये तमाम टाइप्स के मॉलिक्यूल्स में मोस्टली नॉन पोलर में होती हैं, लेकिन कुछ हद तक पोलर में भी एग्जिस्ट करती हैं, और प्रोमिनेंट ज़्यादा नॉन पोलर में है जिसमें हाइड्रोजन, क्लोरीन, नोबल गैसेस आ जाती हैं। तमाम फोर्सेस में अगर कंपैरिजन किया जाए तो लंदन फोर्सेस सबसे वीक किस्म की फोर्सेस हैं और डायपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं इंटरमॉलिक्यूलर के अंदर। तो अब इसके भी कुछ फैक्टर्स देखेंगे। फैक्टर स्टडी करने से पहले लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की हमें एक टर्म स्टडी करनी है, दैट इज़ पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी क्या है? द मेजरमेंट ऑफ द एक्सटेंट टू विच द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कैन बी डिस्टॉर्टेड आर पोलराइज्ड इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी किसी भी एटम, किसी भी स्पीशी हो, चाहे वो एटम है, मॉलिक्यूल है या आयन है, उसकी वो सलाहियत है जिसके तहत वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट करके पोलराइज कर सके, यानी डायपोल बना सके। यानी नॉर्मली मॉलिक्यूल्स इस हालत में होते हैं और अगर वो इस हालत से डायपोल की हालत में जितनी आसानी से जा सकते हैं उस मेजरमेंट को पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। तो ये तभी मुमकिन है जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टॉर्ट हो जाए, अपनी शक्ल बदल ले, ब्रेक हो जाए, तो रीफॉर्म हो जाए, तो उससे हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। अब लंदन फोर्सेस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं, इसमें ये फैक्टर भी आएगा पोलराइजेबिलिटी का, इसीलिए आपको ये टर्म पहले बताई गई है। तो दो फैक्टर्स हैं अगेन, एक है साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड,
अब साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का क्या इम्पैक्ट है, जितना एटम्स या मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा होगा उतना ही उनके क्लाउड का फैलाव यानी डिस्पर्शन आसान होगी, उतनी ही पोलराइजेबिलिटी भी हाई होगी। और अगर पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी तो लंडन फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग होंगी। यानी ये चार जो पैरामीटर्स हैं जो एक साथ जुड़े हुए हैं, साइज ऑफ एटम का बढ़ना, फिर डिस्पर्शन का इजी होना, पोलराइजेबिलिटी का हाई होना और लंडन फोर्सेस का स्ट्रांग होना, ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। तो ये फैक्टर्स फोर्सेस को स्ट्रांग बनाते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली एग्जांपल्स में देख लेते हैं। नोबल गैसेस हमारे पास एक ग्रुप है 8A ग्रुप, और हैलोजेंस 7th का ग्रुप है। अगर आप इनके बॉइलिंग पॉइंट्स को देखें तो जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, तो ये बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज कर रहे हैं। वजह क्या है कि अगर हम नोबल गैसेस को लें तो ये मोनोएटॉमिक गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं, नॉर्मली इनका अगर आप नेचर देखें, एक तो ये मोनोएटॉमिक है, दूसरा ये कोवेलेंट बॉन्ड्स नहीं बनाती क्योंकि इनका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट होता है। और अगर नेचर देखी जाए तो जैसे जैसे ऊपर से आप नीचे जाएंगे तो पहली चीज़ क्या आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का साइज़ बढ़ेगा। साइज़ बढ़ने से आपके पास अगर क्लाउड का साइज़ बढ़ रहा है तो उसकी वजह क्या है, एटॉमिक साइज़ का बढ़ना, क्योंकि एटॉमिक साइज़ बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का साइज़ बढ़ता है। और अगर साइज़ बढ़ रहा है तो हमने अभी देखा कि डिस्पर्शन ईजी है, और अगर डिस्पर्शन ईजी है क्लाउड की तो पोलराइजेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, ईजीली पोलराइज होंगे, और अगर ईजीली पोलराइज होंगे तो फोर्सेस स्ट्रांग होंगी। यही वजह है कि जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो नीचे वाले मेंबर्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने की वजह उनके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस का होना है। 7A ग्रुप में भी आप कुछ ऐसा ही देखते हैं, हैलोजेंस, जिनकी डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स होती हैं रूम टेम्परेचर पर, और उसकी भी वजह यही है जो अभी अपने रीजंस देखे। हैलोजेंस को नेचर के लिहाज से देखा जाए तो ये नॉन पोलर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, जिनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन पाए जाते हैं। एस्ट्राटीन भी होता है पर वो रेयर होता है। फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेस हैं, ब्रोमीन फिर लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड है। तो ऊपर से नीचे जाते हुए आप देख सकते हैं कि गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड स्टेट में ये कन्वर्ट हो चुके हैं। फिजिकल स्टेट में इतनी बड़ी तब्दीली क्यों है, उसकी वजह अगेन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का साइज़ है, जो किस वजह से बढ़ता है, एटॉमिक साइज़ की वजह से। यानी जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक साइज़ बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का साइज़ बढ़ता है। जब क्लाउड का साइज़ बढ़ेगा तो वो इजीली पोलराइज होंगे, जब वो इजीली पोलराइज होंगे तो डेवलप करेंगे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। अब स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से आपको आयोडीन जो है सॉलिड में मिल रही है और फ्लोरीन, क्लोरीन गैस की हालत में मिल रही है, क्योंकि ये टॉप पर हैं फ्लोरीन और क्लोरीन, इनमें फोर्सेस कमज़ोर हैं। जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं तो फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ा है तो उसमें फोर्सेस भी स्ट्रॉन्ग हैं और उसमें पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। अब इसमें आपके पास एक क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि फ्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट आयोडीन से कम क्यों है, तो आपने ये वैल्यू भी याद करनी है कि बॉइलिंग पॉइंट फ्लोरीन का होता है -188.1 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि आयोडीन का होता है +184.4 डिग्री सेंटीग्रेड। वजह क्या है कि आयोडीन में क्यों इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, क्योंकि आयोडीन की पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है फ्लोरीन से, क्योंकि इसमें साइज़ इसका बड़ा होता है। साइज़ बड़ा होने से इजीली आपके पास डिस्पर्शन होगी और पोलराइजेशन भी ज़्यादा होगी, तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी, तो बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली ज़्यादा होगा। और प्लस फिजिकल स्टेट में इसका क्या इम्पैक्ट है कि आपका जो नेचर ऑफ स्टेट ऑफ हैलोजन है वो गैस से बदल कर, लिक्विड से बदल कर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, इसीलिए आयोडीन आपको सॉलिड में मिलती है और फ्लोरीन कमज़ोर फोर्सेस की वजह से गैस की हालत में पाई जाती है। तो ये आपके पास यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई हैलोजेंस हैव डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स एट रूम टेम्परेचर, देन भी आप यही रीज़न बताएंगे, ये आप फैक्ट्स लिखेंगे। और अगर आपसे फ्लोरीन और आयोडीन का कंपैरिजन पूछ लिया जाए तो फिर आपने वैल्यूज़ के साथ बॉइलिंग पॉइंट का और रीज़न का जिक्र करना है, या नोबल गैसेस के बारे में पूछा जाए देन भी आपके पास यही फैक्टर्स आ जाएंगे। सेकेंड फैक्टर है जो हमारी लंडन फोर्सेस को इफेक्ट करता है, दैट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स। किसी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जितने नंबर ऑफ एटम्स बढ़ाएंगे उतनी लंडन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी। नंबर ऑफ एटम्स बढ़ाने से पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है और उसके बढ़ने से फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं। इस चीज़ को समझने के लिए आप हाइड्रोकार्बन्स की क्लास से इथेन और हेक्सेन का कंपैरिजन देखें, तो इथेन जिसमें 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन हैं बनिस्बत हेक्सेन के जिसमें 6 कार्बन और 14 हाइड्रोजन हैं, तो इथेन का बॉइलिंग पॉइंट कम है -88.6 और हेक्सेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है 68.7। वजह क्या है कि दोनों तो नॉन पोलर हैं, क्योंकि इथेन में कम एटम्स हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, और आपके पास हेक्सेन में ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस डेवलप होंगी, तो इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो आप बता सकते हैं कि हेक्सेन के मॉलिक्यूल में ज़्यादा प्लेस ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि ज़्यादा लंबी चेन होगी, तो जब ज़्यादा लंबी चेन होगी तो क्या होगा
कि हर तरफ से एटम्स अटैच हो सकते हैं, तो ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी, ज़्यादा डिस्पर्शन होगी, तो आपके पास स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी, और अगर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली हाई होगा। लेकिन अगर आप यही चीज़ कंपैरिजन में देखें इथेन के, तो उसमें चेन छोटी है, कम प्लेस ऑफ अट्रैक्शन है, कम पोलराइजेबिलिटी है, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम है, और उसकी स्टेट में भी फ़र्क है कि इथेन गैस की हालत में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर, जबकि आपका हेक्सेन जो है लिक्विड की हालत में एग्जिस्ट करता है। सेकेंडली फिजिकल स्टेट एक का फैक्टर एक और बात पर भी डिपेंड करता है, दैट इज़ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे मास बढ़ाते जाएंगे तो आपका जो हाइड्रोकार्बन का जो फेज़ है, उसकी जो स्टेट है, उसका जो फिजिकल बिहेवियर है, वो गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे जैसे धीरे धीरे मॉलिक्यूलर मास बढ़ाएंगे तो ये फैक्ट हम देखते हैं। उसकी वजह वही है कि आपके पास ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो ज़्यादा प्लेस ऑफ अट्रैक्शन होगी, ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी। स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होंगे तो ये फैक्टर्स आपके पास रिवर्स हो जाएंगे, तो ये ज़्यादा फोर्सेस स्ट्रॉन्ग डेवलप करते हैं, इसीलिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है मैस बढ़ने से। तो यहाँ से भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है आपसे कि वाई इथेन हैज़ अ हायर लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन हेक्सेन, या वाई द फिजिकल स्टेट ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेंजेस विद द इंक्रीजिंग मास। तो आप देख सकते हैं कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन ये सब ब्यूटेन गैसेज हैं, पेंटेन, हेक्सेन, डिकेन लिक्विड्स हैं, और आइसोडिकेन जिसमें 10 कार्बन एटम्स होते हैं वो सॉलिड है। द रीज़न इज़ कि आपके पास हायर मेंबर्स में, जैसे आपके पास 11, 12, 10 से ऊपर चले जाएँ तो आपके पास जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका की चेन बढ़ रही है। दिस इज़ द थर्ड फैक्टर ऑफ लंडन फोर्सेज। एंड द लास्ट इज़ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम से ही इसमें आपको समझ आएगा कि ऐसी बॉन्डिंग जिसमें हाइड्रोजन तो मस्ट इन्वॉल्व होगी। अब इस बॉन्डिंग का क्या ताल्लुक है? दैट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन between the strong electronegative atom and partial positively charged hydrogen atom is called hydrogen bonding। तो ये हम फैक्टर यहाँ पर देखते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली ये जो बॉन्डिंग है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम के दरमियान होती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन या क्लोरीन मोस्टली ये मेंबर्स आते हैं, और ये बॉन्डिंग आपको दो सेम मॉलिक्यूल्स या दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में भी मिलती है। लाइक सबसे कॉमन एग्जांपल आप पानी की देख सकते हैं कि पानी के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम है जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जो है ज़्यादा खींचता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपके पास जो फोर्स है दैट इज़ कॉल्ड द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन अमंग द वाटर मॉलिक्यूल्स। लेकिन ये देखा गया कि पानी के अंदर जो आपके पास डाइपोल डाइपोल फोर्सेस से भी कुछ ज़्यादा किस्म की स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन मौजूद है, एंड दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, ये तीसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, इसी तरह 4 और 5 यानी डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्डिंग दिखाई गई है कि एक का आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन जब दूसरे के पार्शियली नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ लिंकेज कर रहा है, तो जिसमें एक तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और एक तरफ पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम है, तो ऐसे लिंकेज को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इसकी वजह क्या है कि ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और हाइड्रोजन जो है स्ट्रॉन्ग किस्म की फील्ड क्रिएट करता है अपने साइज स्मॉल होने की वजह से। तो इसी तरह ऑक्सीजन एटम एक पानी के मॉलिक्यूल का दूसरे पानी के मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ लिंक बनाता है बाय द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ये बॉन्ड एक ब्रिज का काम करती है दो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स के दरमियान। लाइक एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के एटम के दरमियान आपके पास हाइड्रोजन मौजूद है। तो इस तरह से ये बॉन्डिंग आप देख सकते हैं। ये तो वाटर के अंदर बिहेवियर था। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, तो आप ये मेंशन भी करेंगे और साथ डायग्राम भी बनाएंगे। सेकेंडली ये तो आपने एक ही सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान देखा। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में अब हम बिहेवियर देखेंगे कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन HF एंड NH3 ये भी सिमिलर है। नीचे वाला केस डिफरेंट का है कि ये एक HF का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इनके दरमियान जो बॉन्डिंग है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और एंगल 120 का बनता है। ये आपके पास लीनियर नहीं होता, ये जिग जैग फैशन में आपका HF का मॉलिक्यूल अरेंज होता है। और ये भी जहन में रहे कि ये हमारे पास जो H है ये पार्शियल पॉजिटिव होता है, फ्लोरीन पार्शियल नेगेटिव होता है। तो एक का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियली नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जो बॉन्ड बना रहे हैं दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड। अमोनिया में आप NH3 का फार्मूला देखते हैं, आप 3 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स में आप लिंकेज देख सकते हैं कि ये जो पहला मॉलिक्यूल है इसका नाइट्रोजन पार्शियल नेगेटिव है और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव्स हैं। तो एक मॉलिक्यूल अमोनिया का नाइट्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ लिंक बना रहा है, तो इसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। इसी तरह आपके पास एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो डिफरेंट होते हैं। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला भी आपने प्रीवियसली देखा CH Cl3, जिसमें
क्लोरीन के जो तीनों एंड्स हैं ये नेगेटिव हैं और कार्बन और हाइड्रोजन पॉजिटिव हैं। एसीटोन का अगर फार्मूला आप देखें तो ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन का और दो CH3 के ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो कार्बन पॉजिटिव होती है, ऑक्सीजन नेगेटिव होती है। एसीटोन का पार्शियली नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन जब क्लोरोफॉर्म के पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो इस बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने उसके मेन फीचर्स देखे। अगर आपके पास यहाँ से इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं जो नेक्स्ट में हम देखेंगे। अब हम आज एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स को देखेंगे जो इसी से रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं। लाइक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस विल डोमिनेट द फॉलोइंग लिक्विड्स। तो अमोनिया में किस तरह की फोर्स है भाई, नाइट्रोजन आपके अभी आपने एग्जांपल पढ़ी कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आपने जस्ट ये ध्यान में रखना है कि किस में किस तरह की फोर्स है। अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ऑक्टेन का ताल्लुक हाइड्रोकार्बन से है जो नॉन पोलर है, तो इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाएंगी। आर्गॉन भी नॉन पोलर है, इसमें भी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाएंगी। प्रोपानोन की बात करें एसीटोन, तो एसीटोन में आपके पास अगर सिंपल एसीटोन की बात करें तो इसमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस होती हैं। और लास्ट में मैथानॉल में आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बी पार्ट में उसने 3 कंपैरिजन दे दिए कि प्रोपानोन एसीटोन है, दूसरा प्रोपानोल है फार्मूला के साथ और तीसरा ब्यूटेन है। ये बताएं कि इनके ऑलमोस्ट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैसेज हैं और इनको इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट की रिस्पेक्ट से आप लिस्ट करें। तो जिसकी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रॉन्ग होगा। तो प्रोपानोल आप सबसे पहले लेंगे 97 के साथ, प्रोपानोन 56 के साथ सेकंड नंबर पर और ब्यूटेन थर्ड नंबर पर 0 के साथ होगा। उसकी वजह ये है कि प्रोपानोल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है स्ट्रॉन्ग, और फिर उससे स्ट्रॉन्ग जो बॉन्डिंग है आपको प्रोपानोन में मिलेगी डायपोल डायपोल, और सबसे वीक आपको ब्यूटेन में मिलेगी जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज हैं। तो इस तरह से इनको कैटेगराइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रीजंस। इन द हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर, अभी आपने ये भी जब हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तो वहाँ हम इस चीज़ को और बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन जनरली देख लें कि इन द हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ HF विच इज़ द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, द शॉर्टर कोवेलेंट बॉन्ड और द लॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। कोवेलेंट बॉन्ड का आप हाइड्रोजन बॉन्ड से मुकाबला अगर करेंगे तो जो स्ट्रॉन्गर आपके पास शॉर्टर बॉन्ड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। HF के दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो H और F के आपस में ओवरलैप से बना है और ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बेशक शॉर्ट है लेकिन स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आपके पास जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के थ्रू डेवलप हो रहा है, तो शॉर्ट कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है लॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड से। इसी तरह आपने कुछ और फोर्सेस का कंपैरिजन देखना है कि 3 लिक्विड्स उसने दिए हैं, वाटर, प्रोपानोन और पेंटेन। पहला सवाल वो ये कर रहा है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बताएं। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, प्रोपानोन में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है और पेंटेन में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन से ताल्लुक रखते हैं। अब वो कहते हैं कि व्हाट डू यू डिड्यूस अबाउट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस इन द लिक्विड्स। तो आप कंपैरिजन अभी पढ़ चुके हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले, फिर डायपोल डायपोल, फिर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। इफ द लिक्विड्स आर शेकन टुगेदर इन पेयर्स, तो कौन सा पेयर आपस में मिक्स होगा। ये जहन में रहे कि वाटर और पेंटेन आपस में मिक्स नहीं हो सकते क्योंकि वाटर पोलर है और पेंटेन नॉन पोलर है, जबकि वाटर और प्रोपानोन की बात की जाए तो इनमें पोलैरिटी है, तो ये दोनों आपस में अपने पोलर होने की वजह से मिक्स हो सकती हैं। थर्ड सवाल है जी, चूज वन ऑफ द पेयर दैट मिक्स एंड से वेदर द एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग वुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। वाटर और प्रोपानोन जब मिक्स होते हैं तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है और एनर्जी रिलीज होती है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस की वजह से, तो ये आप फैक्टर यहाँ पर एंथैल्पी के लिहाज से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है कि फोर्सेस बताएं जो रिस्पॉन्सिबल हैं पार्टिकल्स को जोड़ने में या एलिमेंट्स को या कंपाउंड्स को जोड़ने में इस टेबल के अंदर। तो नियॉन नोबल गैस है, नियॉन और आर्गॉन जो पहले दो हैं, तो इनमें लंडन फोर्सेज होती हैं। वाटर के बारे में आपने पढ़ा कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट सोडियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड में आयनिक, ये एक सॉलिड है तो इसमें आयनिक बॉन्ड होगा। डायमंड जो है कोवेलेंट बॉन्ड कंटेनिंग होता है, तो ये आपने फोर्सेस ध्यान में रखनी है कि किसमें कौन सी फोर्स हैं और वजह क्या है, आप पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द बॉइलिंग पॉइंट एंड masses of hydrides of some first two elements are tabulated as, to suggest the reason for the difference in their boiling points in terms of the type of molecules involved and the nature of the forces present between them। तो CH4 है, मीथेन, अमोनिया है, NH3 और वाटर है H2O। इन तीनों के अंदर आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को पकड़ लें तो एक जो मीथेन है उसमें कार्बन होगी और अमोनिया में नाइट्रोजन और पानी में ऑक्सीजन की बात हम करेंगे। मीथेन एक सिमेट्रिकल नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो इसमें लंडन फोर्सेस पाई जाएंगी, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अमोनिया एक पोलर मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करता है, लेकिन अमोनिया का एक मॉलिक्यूल एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो ये इसकी फोर्सेस मीथेन से तो ज़्यादा होंगी, बॉइलिंग पॉइंट भी हायर होगा।
पानी की अगर बात की जाए तो पानी भी पोलर है, लेकिन अमोनिया के रिस्पेक्ट से पानी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल बनाता है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। तो वाटर का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, फिर उसके से कम अमोनिया का और सबसे कम मीथेन का। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। नेक्स्ट में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फर्दर एप्लीकेशन स्टडी करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।